डियर स्टूडेंट्स, आप लोग आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे कोलिजन। ठीक है। आपका वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई थी। तो आज आपको बोला गया था स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। कुछ बुक्स में बेटा ये टॉपिक फिलहाल अलग दिया गया है, कुछ बुकों में, कम्पिटेटिव बुकों में साथ में ही दे दिया गया है। तो टॉपिक वैसे फिलहाल हमारा आता है क्या, कोलिजन। ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे वो हमारा है कोलिजन। कहीं कहीं अलग चैप्टर बना के दिया है कुछ बुकों में, कुछ बुकों में बेटा साथ में दे दिया गया है। ठीक है। तो जहाँ भी है, जैसे भी है, हमें वो डिस्कस करना है। तो कोलिजन की मीनिंग क्या होती है, पहले हम लोग डिस्कस बेटा व्हाट इज कोलिजन। देखो, कोलिजन का मतलब होता है अगर बेटा टू आर मोर देन टू बॉडीज, ठीक है, कम्स इन कॉन्टेक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन। मीनिंग क्या हुई कि अगर दो बॉडी है बेटा, या दो से ज्यादा बॉडी है, एक दूसरे की तरफ आके, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन। तो ये कंडीशन आपका होता है अगर दो या दो से ज्यादा बॉडी आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आती हैं, कितने ना, फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है, जो प्रोसेस जो होगा या जो फेनोमेना होगा, उसी को हम लोग टर्म देते हैं कोलिजन कहते हैं। अब यहाँ पे कोलिजन जो होती है वो अलग अलग नेचर का होता है बेटा। थोड़ा सा बेसिक हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। एक होता है बेटा हमारा क्या, हेड टू हेड कोलिजन। हेड टू हेड कोलिजन का मतलब क्या होता है, दोनों जो बॉडी है सेम लाइन पे, लाइन ऑफ एक्शन इसे कहते हैं। लाइन ऑफ एक्शन दोनों के लिए अगर आपका सेम सेम है, तो उस केस में अगर ऐसी बॉडी कोलाइड करती है तो उसे क्या हम कहते हैं बेटा, हेड टू हेड कोलिजन। क्या कहते हैं, हेड टू हेड कोलिजन, या उसी को हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्या कोलाइडिंग बॉडीज आर सेम, ठीक है, देन द कोलिजन इज कॉल्ड हेड टू हेड कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। दूसरा होता है बेटा ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब होता है, ठीक है, इफ लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट, इफ लाइन ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट, देन कोलिजन इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है। अब जैसे अगर फोटो से हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए दिखा दें, क्योंकि अभी अब बात आगे आएगी हेड टू हेड, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन, तो थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं आपको। जैसे मान लो ये है एक बॉडी, ये है बेटा दूसरी बॉडी ये है। इनका अगर लाइन ऑफ एक्शन, मतलब दोनों का जो क्या, अभी अगला हम लोग यूनिट पढ़ेंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है। तो अगर दोनों सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इस केस में जब ये इनके बीच में कोलिजन होगा, ये बॉडी जाएगी, मान लो इसकी वेलोसिटी चाहे रेस्ट में हो, चाहे इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे कोलिजन तब होगा जब V2 ग्रेटर देन क्या हो जाए, V1 हो, तभी तो कोलिजन हो सकता है। क्या बैक बॉडी की वेलोसिटी अगर ज्यादा है फॉरवर्ड से, तभी आपका दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी। अगर बेटा इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगा तब तो इसके बीच में सेपरेशन बढ़ता जाएगा, तो कभी भी कोलिजन नहीं होगा। तो अगर एक ही लाइन पे दोनों लाई कर रही हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम सेम है, तो इसे कहते हैं बेटा हेड ऑन कोलिजन या हेड टू हेड कोलिजन कहते हैं। दूसरा ऑब्लिक कोलिजन होता है। ऑब्लिक कोलिजन का मीनिंग ये होता है बेटा कि जैसे मान लो एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है हमारी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मान लो V1 वेलोसिटी जा रहा है, ये इधर की तरफ V2 वेलोसिटी जा रहा है। अब देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन आपका ये है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन हमारे डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन जब ये बॉडी जा रहा है तो इनका जो रेडियस है ना, ये रेडियस और इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो सेपरेशन है इनके सरफेस, ये इससे कम होगा तभी जाके कोलाइड करेगा। ये जाके इससे जब कोलाइड करेगा तो ये वाली बॉडी इधर चली जाएगी, दूसरी वाली बॉडी इधर चली जाएगी। यहाँ पे तो जब कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद दोनों सेम लाइन पे आप ही मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब कोलिजन होता है तो कोलिजन के बाद बेटा एक बॉडी इधर की तरफ जाएगी तो दूसरी बॉडी इधर जाएगी। तो इसे ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। दिस इज नोन एज ऑब्लिक कोलिजन। मतलब लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे जो कोलिजन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। और लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है तो उसे को हम लोग कहते हैं, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन या हेड टू हेड कोलिजन कहते हैं। ये तो बेसिक पॉइंट था, कैसे क्या होता है, कैसे हैं, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। ठीक। सेकेंड थिंग हम लोग बात करते हैं बेटा, अब टाइप, ये तो समझ गया ना हेड ऑन कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन का मतलब। ये तो बेसिक पॉइंट हमने आपको बता दिया समझने के लिए, क्योंकि ये टर्म्स आप बार बार अभी बीच में आएंगे, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर आगे की चीजें समझने में दिक्कत होंगी बेटा। ठीक। तो हम लोग कहते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। अगर कोलिजन को क्लासीफाई आप करते हो, कोलिजन को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कोलिजन आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। तो ये होते हैं कोलिजन। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम लोग लिखते हैं पहला पॉइंट बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन,
तो पहला लिखते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन आर ऑफ कितने, 3 टाइप्स। इसके बेस में 3 टाइप्स में हम लोग बांट लेते हैं बेटा, ठीक है। हम नाम लिख देते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या होता है। एक होता है बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इनइलास्टिक कोलिजन, और एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो कंडीशन आपका होता है, एक है हमारा बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक को बोलते बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, दूसरे को बोलते बेटा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरी कैटेगरी हम वो इसको डिवाइड कर लेते बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है, अलग अलग कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गया हमारा क्या, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब सुनो बेसिक क्या डिफरेंस होता है आपका, बेसिक क्या डिफरेंस होता है बेटा, बोला जाता है, ठीक है। परफेक्टली जब हम इलास्टिक की बात करते हैं तो कहते हैं इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ कोलाइडिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। मतलब अगर जो बातें आपस में कोलाइड कर रही है बेटा, अगर उनके बीच कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो उस केस में कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी, कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो हमेशा इक्वल रहता है। और मोमेंटम ऑल टाइप ऑफ कोलिजन में बेटा कंजर्व रहता है। मोमेंटम चाहे वो क्या इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, सभी में कंजर्व रहता है। बट जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व होती है, या ऐसे कह सकते हो इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व, ठीक, बोथ आर कंजर्व होता है, ठीक। और इस केस में कोलिजन के बाद अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो कोलिजन के बाद जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही कोलिजन के पहले होती है, ये ऑलवेज फॉलो होता है, ठीक है। तो उस केस में लेकिन ऐसा जो कंडीशन आपकी होती है, ऐसी जो सिचुएशन होता है, एक टर्म आपका आएगा कोफिशिएंट ऑफ, अभी हम लोग पढ़ेंगे रेस्टिट्यूशन, आगे टर्म पढ़ेंगे अभी आगे हम लोग, तो वहां एक्सप्लेन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बोला जाता है बेटा इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज आपका 1 होता है। इसका मतलब हो गया बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ पे बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं बेटा, ठीक है। तो इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, ठीक। दूसरा कंडीशन आपका होता है जब हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन की। तो इन इलास्टिक कोलिजन में कहते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन एक काइनेटिक एनर्जी डज नॉट कंजर्व्ड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे बेटा बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पे जो कहते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन के लिए के ई इनिशियल, यानी क्या कह लो के बिफोर कोलिजन, के ई क्या बिफोर कोलिजन, यहां से थोड़ा सा साइड से लिख देते बेटा जिससे आ जाए, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू होता है बेटा के काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों बराबर होते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन दोनों की वैल्यू हमारी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो दोनों केसेस में हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा नॉट इक्वल होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है बिफोर कोलिजन एंड क्या आफ्टर कोलिजन
नॉट इक्वल होता है, यानी के ई इनिशियल ले लें और के ई फाइनल हम ले देते हैं, मतलब इनिशियल बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन है, या के ई बी लिख दें, बी फॉर बिफोर ए फॉर आफ्टर कर लेना, इतना आप समझ लेना, पूरा लैंग्वेज लिखने की टाइम जगह नहीं है। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक। दूसरी चीज होती है, ठीक है, तो ये कंडीशन अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ऐसे को हम लोग कह लेते हैं कि आपका वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। अब तीसरा होता है बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अब इलास्टिक इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या अंतर होता है ये चीज हम लोग देख लेते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक जब कोलिजन होता है बेटा, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी जो कोलाइडिंग बॉडी होती है वो आपस में स्टिक कर जाती है। स्टिक करना मतलब चिपक जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है, कोलिजन के बाद बॉडी जो होती है वो आप सेपरेट होती हैं और उतनी ही वेलोसिटी से सेपरेट होती जितनी वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे की तरफ आई हुई थी, अप्रोच हुआ था। तो इसीलिए यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होता है, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू इनके लिए 1 होता है। इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। ई स्मॉल ई से दिखाते इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे जो कंडीशन आपका होता है जब हम लोग ये इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, तो यहाँ बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो होती है वो 0 से तो बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है। तो पॉइंट याद रखिएगा, इन इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 होता है। देखो यहाँ पे इक्वल टू 1 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 होता है, ठीक। जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल नहीं होते बेटा। इस केस में भी हमारा काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो आपस में बराबर नहीं होती है। क्लियर है? मतलब काइनेटिक एनर्जी इस केस में भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इस कंडीशन में आपकी काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा और जो फाइनल होगा वो दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज, जनरली जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, जनरली बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। लेकिन ये हम ऑलवेज नहीं कह सकते हैं कि ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा। कुछ केसेस में जब सिस्टम की एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो वहां पे इंक्रीज भी करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं नॉट इक्वल टू फाइनल और इनिशियल, यानी बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों बराबर नहीं होते हैं। अब कितने होंगे वो डिपेंड करता है आपका टाइप ऑफ कोलिजन वहां कैसा हो रहा है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे होता है आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी, यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे, आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज स्टिक टूगेदर, स्टिक टूगेदर मतलब दोनों बॉडी कोलिजन के बाद आपस में बेटा स्टिक कर जाती, चिपक जाती है। यहाँ पे क्या होती है, दोनों बॉडी कोलिजन के बाद आपस में स्टिक कर जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं। और इसके लिए जब स्टिक कर जाएंगी तो क्या सेपरेट होंगी? भाई चिपक गए दोनों एक साथ में तो सेपरेट कैसे होंगी? तो यहाँ पे सेपरेशन नहीं होता है। इस कंडीशन में आपका बेटा सेपरेशन नहीं होता है, और जब सेपरेशन नहीं होगा ना तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है इसको हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो जब सेपरेट हो ही नहीं रही है तो उनकी वेलोसिटी की वैल्यू सेपरेशन 0 होगा, तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में 0 होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन विल बी 0। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू होती है वो हमारी 0 हो जाती है। इतना याद रहेगा। तो ये तो पॉइंट आपके हो गए, इनके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अब कंडीशन दूसरी चीजें क्या होती है, जो आपका यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो बात करते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होते हैं, जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं, एटॉमिक जो पार्टिकल होती हैं, गैस के एटम्स के बीच में जो कोलिजन होता है उसे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। उससे परफेक्टली इलास्टिक एज्यूम किया जाता है जो हमारा एटॉमिक पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो कोलिजन होता है, यानी कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, आर कॉल्ड क्या, परफेक्टली इलास्टिक। तो उसे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं जहां पे आपका एटॉमिक कोलिजन के बीच में आपका होता है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आपका होता है जब हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं,
तो नॉर्मली जो हमारी बॉडीज होती हैं, जो कोलिजन दो बॉडी के बीच में होता है, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ केसेस में हमारा बेटा इनइलास्टिक कोलिजन के ही एग्जाम्पल होते हैं। जो भी हमारी दो नेचर में दो बॉडी कोलाइड करती हैं, जनरली वो सारे एग्जाम्पल हमारे होते हैं इनइलास्टिक कोलिजन के, ठीक है। अब बात आता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे। तो परफेक्टली जब इनइलास्टिक कोलिजन के लिए आप बात करते हैं बेटा, तो ये होता है कि जैसे आपका बुलेट है, बुलेट को आप फायर करिए किसी वुडन प्लैंक में, मतलब लकड़ी के कोई बड़ा गुटका हो, ठीक है, ये ब्लॉक हो, उसमें आप क्या बुलेट को फायर करिए, बुलेट जाए उसको क्रॉस ना कर पाए, उसी के अंदर पेनिट्रेटेड रह जाए, ठीक है। तो ऐसा जो कोलिजन होता है उसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब एक बॉडी जाती है दूसरे से टकराती है, उसके साथ स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग कह लेते हैं बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कह लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, यहाँ पे होता है जो एटॉमिक पार्टिकल के बीच में होता है, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल। अगर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल जब लेते हैं तो कहते हैं कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल। कौन से पार्टिकल? एटॉमिक जो पार्टिकल हमारे होते हैं, इनके बीच जो कोलिजन होता है उसे हम लोग कह लेते हैं बेटा, ये टाइप ऑफ क्या इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल, परफेक्टली इलास्टिक हम एज्यूम करते हैं इसको, ठीक है। वो भी जनरली जो होता है, जो आइडियल गैस होता है हम ट्रीट करते हैं, उनके लिए परफेक्टली ये फॉलो होता है, ठीक। दूसरा होता है कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स, कोई भी बॉडी ले लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड्स बॉल्स, टू बिलियर्ड्स बॉल, ठीक है। जो बिलियर्ड खेलते हैं ना, ठीक है, उनके बीच, या कोई भी दो बॉडी ले लीजिए बेटा, उनके बीच कोलिजन जनरली हमारे इसी टाइप के होते हैं। और तीसरा होता है कोलिजन बिटवीन बुलेट। अगर आपने परफेक्टली इनइलास्टिक की बात करते हैं, ठीक है, तो ये बोलते हैं हम लोग कोलिजन बिटवीन बुलेट एंड वुडन प्लैंक, यानी कि लकड़ी का कोई गुटका है, उनके बीच कोलिजन। इफ बुलेट डज नॉट क्या क्रॉसेस द, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, बुलेट जो होता है जब फायर हम करते हैं बेटा, तो वो रिमेन्स एम्बेडेड होना चाहिए किसमें, वुड में, ठीक है। इफ बुलेट ही लिख लो, रिमेन्स embedded इन वुड, मतलब लकड़ी के अंदर वो रिमेन्स एम्बेडेड हो, वहीं पे रुका रह जाए, मतलब लकड़ी के अंदर ही पेनिट्रेटेड हो, बाहर निकलने ना पाए, तब की कंडीशन परफेक्टली इनइलास्टिक की होती है। लेकिन बेटा याद रखिएगा, नेचर में जो मोस्टली हमारे कोलिजन होते हैं, नेचर में जो मोस्टली कोलिजन आपके आते हैं, ज्यादातर जो कोलिजन हमारे पाए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, इनइलास्टिक नेचर के होते हैं, ठीक है। नेचर में मोस्टली जो कोलिजन होते हैं हमारे, वो इनइलास्टिक नेचर के होते हैं, तो इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने कर लिया बेटा क्या, कोलिजन क्या होगा, किसके बेस पे, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बेस पे। और याद रखिएगा ऑल थ्री टाइप्स, ठीक है, इन ऑल थ्री टाइप्स मोमेंटम विल बी कंजर्व। तीनों टाइप के कोलिजन में मोमेंटम हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल कंजर्व होता है इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। हमने वन डायमेंशनल क्या ये हेड-ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ऑब्लिक कोलिजन, और हमने क्या इसी को कहते हैं डायरेक्शन के बेस पे जब कोलिजन को दो पार्ट में बांटते हैं, एक हेड-ऑन कोलिजन, दूसरा ऑब्लिक कोलिजन, हमने पहले ही इसको डिस्कस कर लिया बेटा, तो उसके बेस पे क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते थे कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे लिख ही दिया क्या होता है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा, इसको कैसे हम क्या करते हैं डाइग्रीमेंट के लिए, या कैसे हम इसको कंसीडर करेंगे, क्या किस केस में होगा, वो चीज थोड़ा सा आप देख लीजिए बेटा। ये समझ गए हैं, पॉइंट जो पूछा जाना है वो यही पूछा जाना है बेटा, इतने पे ही आपको, अगर यहाँ से कहीं क्वेश्चन अराइज होता तो इतने पे ही बनना है जो आपको बता दिया गया, ठीक है। लेकिन एक बार देख लो क्या होता है, इसी में हम दिखा देते, नीचे यहाँ डायग्राम हम बना लेते हैं, इसी में हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनता है जरा देखिए बेटा, परफेक्टली हमारा क्या है इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे जो कोलाइडिंग बॉडी होती है, जनरली जो कोलाइडिंग बॉडी होती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब होता है जब दोनों बॉडी के मासेस हमारे क्या होते हैं, जनरली बराबर होते हैं, जनरली क्या हो, मासेस बराबर हो, और क्या हेड ऑन कोलिजन उनके बीच में हो। लेकिन हम लोग फिलहाल M1 U1 इसका ले लिया बेटा, M2 U2, ये बिफोर कोलिजन है, ये क्या है आपका बिफोर कोलिजन।
और इसको कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन जो हो रहे हैं, ठीक है, मान लो ये इसकी वेलोसिटी v1 हो गई बेटा, इसकी वेलोसिटी v2 हो गया, मासेस हमारे वही रहेंगे, मासेस क्या होंगे आपके वही रहेंगे, एक का v1 हो गया, दूसरे का v2 हो गया। तो ये आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन, और ये वाला क्या है बेटा, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ठीक है। अब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की कंडीशन ये हो गई। देखो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे देखा जाता है कोलिजन होने के लिए v2 की u2 की वैल्यू ग्रेटर देन u1 होना चाहिए, कोलिजन के बाद सेपरेशन होने के लिए v1 की वैल्यू ग्रेटर देन v2 होना चाहिए। तो इनमें होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए u2 माइनस u1 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो v1 माइनस v2 के बराबर होना चाहिए। अगर डिफरेंस दोनों के बराबर हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं ये कोलिजन जो होगा परफेक्टली क्या होगा, ठीक है, इलास्टिक होगा। इसका मीनिंग ये हो गया, हम सिंपली कह लेते बेटा, ठीक है, u1 इक्वल टू v2, दैट इज यहाँ पे u1 की जो वैल्यू होती है वो v2 के बराबर हो जाता है, और u2 की जो वैल्यू होती है वो v1 के बराबर होता है, मतलब आपस में वेलोसिटी का इंटरचेंज हो जाता है। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो जो पार्टिकल होते हैं आपस में वेलोसिटी का वो इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में वेलोसिटी का क्या होता है उनके बीच में इंटरचेंज हो जाता है, एक की वेलोसिटी दूसरे को, दूसरे की वेलोसिटी पहले को। कंडीशन तब होता है ये जब दोनों के मासेज आपस में बराबर होते हैं, और तभी एक्चुअली बेटा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन भी होता है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन तभी होता है जब कोलाइडिंग बॉडीज के मासेज आपस में बराबर होते हैं, तब वो कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी उनकी होती है कोलिजन के बाद आपस में इंटरचेंज हो जाती है, वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाती है, मतलब ए वाली को बी को मिल जाएगा, बी वाली को ए को मिल जाता है। इसीलिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों हमारे बराबर होते हैं। उसी की वजह से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों हमारे क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो उसके बेस में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहां से आप डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये केस आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे होगा, इस कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन हमें अराइज करेंगे, ये आपके हो जाते हैं। इतना क्लियर है बेटा। यहाँ पे जब लेंगे इनमें यहाँ भी सेपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के मासेस बेटा थोड़ा हम डिफरेंट ले लेते हैं, ठीक है। मान लो m1 है, u1 है, m2 है, और ये वेलोसिटी u2 है। यहाँ कोलिजन के बाद क्या होगा, बॉडी सेपरेट होंगी, मान लो वेलोसिटी v1 हो गया, इसकी v2 हो गया, इसका m1 है, मासेस तो वही रहेंगे m1 m2, ठीक है। तो ये केस आपका होता है। यहाँ पे जो होता है u2 माइनस u1 नॉट इक्वल टू v1 माइनस v2, यहाँ पे बराबर नहीं होते बेटा, यहाँ पे आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद वेलोसिटी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे जब लेते हैं हम लोग तो जब दोनों वैल्यू बराबर है तो ये जो होता है v1 माइनस v2 कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बेटा, और u2 माइनस u1 को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब किस वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ ये आए और किस वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जो दूर जिस वेलोसिटी से आते हैं उसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं, जिस वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आते हैं उसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। तो एक कंडीशन होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, दूसरा कंडीशन होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का। यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए ई की जो वैल्यू होती है वो हम लोगों ने क्या लिखा है, 1 लिखा है, ठीक। यहाँ पे बराबर नहीं होते हैं, और जनरली इस केस में जो पाया जाता है बेटा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये नॉट इक्वल टू आर करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा, u2 माइनस u1 इज ग्रेटर देन v1 माइनस v2। इनका जो वैल्यू होता है वो इससे हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, और जब ज्यादा होगा तो इसीलिए हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा इनका रेशियो 1 से कम हो जाता है और 0 से फिलहाल ज्यादा होता है। यहाँ इस कंडीशन में क्या बनता है हमारा, इस केस में क्या होगा, देखो यहाँ जो बॉडी आपकी होती है, ठीक है, यहाँ पे जो बॉडी होती है, मान लो u1 है, मास आपने m1 लिया, ये u2 था बेटा, मास आपने m2 लिया। ये जब कोलिजन होता है यानी कोलिजन के बाद इनकी जो सिचुएशन आपकी बनती है, ये दोनों बॉडी आपस में स्टिक कर जाती है। स्टिक करने का मतलब दोनों चिपक जाती है बेटा। इस केस में दोनों बॉडी हमारी क्या होती हैं, स्टिक कर जाती है, एक दूसरे से चिपक जाती है, और जब चिपक जाएंगी
तो इनकी वेलोसिटी जो भी होगा वो कॉमन वेलोसिटी हो जाता है। भाई दोनों जब स्टिक कर गई ना, तो जब साथ साथ ही तो चलेंगी। अगर दोनों स्टिक कर गई तो जो भी वेलोसिटी होगी, चाहे जितनी भी होगी, दोनों पार्टिकल की हमारी सेम होगी, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रही हैं। ठीक, तो वो कंडीशन आपका होता है दोनों स्टिक कर जाता है। जब स्टिक कर जाएगा तो यहाँ पे जो कंडीशन है, इस केस में सेपरेशन हुआ ही नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, और यहाँ पे तो कुछ ना कुछ है वेलोसिटी ना, दोनों का बीच डिफरेंट है। तो इस केस में आपका इसीलिए जब सेपरेशन नहीं, सेपरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, V1 माइनस V2 की वैल्यू 0 हो गई, तो उस कंडीशन में E की वैल्यू आपको 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं। तो अगर फार्मूला आप लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, तो हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, आफ्टर क्या, कोलिजन, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद, इन्हीं के रेशियो को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। तो देख लीजिए, देखिए फार्मूला बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो ये कोलिजन के एक बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या होता है कैसे होता है। अभी आगे स्पेसिफाई हम लोग और करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन थोड़ा सा हम फार्मूला लिख देते हैं, कभी कभी उस पर क्वेश्चन पुटअप होता है। फिलहाल यहाँ हमने समझा ही दिया है, लेकिन फार्मूला भी देख लीजिए। तो कंडीशन आपका है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पॉइंट आपको लिखना था बेटा, कोफिशिएंट आप क्या कह रहे थे हम लोग, रेस्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। ठीक है, एक सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिखाते हैं बेटा ई से, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम लोग कहलाते हैं। स्मॉल ई इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जैसे कोलाइडिंग बॉडी है, जब कोलाइड करेंगे तो किस वेलोसिटी से उनका सेपरेशन हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से दोनों आपस में क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच होता है, उसी को हम लोग कह देते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है, उसे हम लोगों ने टर्म दिया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, तो हम लोग अगर डिफाइन करते हैं बेटा, तो लिखते हैं इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो, थोड़ा बड़ा लिख देते बेटा, छोटा हो जाता है यार। इट इज रेशियो ऑफ velocity of separation, velocity of separation to the velocity of approach, velocity of separation to the velocity of approach। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो रेशियो होता है, उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ क्या, क्या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है ई की, रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ई इक्वल टू होगा बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो भी क्या, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, कोलिजन के बाद जिस वेलोसिटी से दोनों बॉडी आपस में सेपरेट हो रही हैं, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो एक हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूसरा हो गया बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनका जो रेशियो होता है, इनके जो रेशियो होते हैं,
उसी को हम लोग कह लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। दैट इज जो हम लोग डायग्रामेटिकली दिखाया था वहां से लिखेंगे तो ये आता था बेटा u2 माइनस u1 अपॉन v1 माइनस v2। ये कंडीशन आपकी होती है, यहां से दिखाते, इसे कहते हैं बेटा हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और अभी पढ़ा हम लोगों ने पीछे फॉर, पॉइंट ही पूछा जाता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली जब इलास्टिक कोलिजन होगा, अगर कोलिजन हमारा परफेक्टली कैसा है, इलास्टिक है, तो ई की जो वैल्यू होती है बेटा वो ऑलवेज 1 होता है। अभी पीछे भी हमने लिखा था वहां जब डिफाइन किया था। दूसरा होता है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन, ई की जो वैल्यू होती है 0 क्योंकि वहां सेपरेशन ही नहीं होता है। और तीसरा होता है फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली नहीं, फॉर पूरा लिख देते हैं हम लोग, फॉर इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो उस केस में ई की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन, हम लोगों ने लिखा था क्या 0 बट लेस देन। वैसे ऑलरेडी ये पॉइंट हमने पीछे आपको समझा दिया था। ठीक है, इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेस पे भी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेस पे भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं या डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा जो कोलिजन आपका होगा वो कैसा होगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो कोलिजन है वो कैसा होगा, क्या होगा। तो ये चीज़ आपकी होती है, यहाँ से इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। इसके बेस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि कैसा आपका होगा। ठीक, चलिए ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक, अब हम लोग परफेक्टली जब हेड ऑन कोलिजन की बात करते हैं, परफेक्टली क्या हेड ऑन कोलिजन की बात करते हैं, ठीक है, या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, तो जब भी इलास्टिक कोलिजन की हम बात करेंगे तो हेड टू हेड कोलिजन होता है बेटा। कोलिजन जो होगा हमारा हेड टू हेड होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें पूछे जाते हैं। पॉइंट्स क्या पूछे जाते हैं बेटा कि जैसे जब कोलिजन आपका हो रहा है ना, जब भी बॉडी आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद उनका वेलोसिटी क्या होगा। जैसे अगर दोनों के मासेज बराबर होते हैं, अगर दोनों के मासेज हमारे कैसे होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं, दोनों जो पार्टिकल हैं उनके मास अगर आपके सेम सेम है, इक्वल इक्वल हैं, तब उस कंडीशन में जो आपका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है कोलिजन के बाद आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। नहीं, कोलिजन के पहले वेलोसिटी, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाती है। लेकिन अगर मासेज सेम नहीं है तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी डिफरेंट होगा दोनों पार्टिकल्स का। ठीक है, कोलिजन के पहले के रिस्पेक्ट में। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अगर मासेज हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं चाहे सेम सेम हो, जो डिफरेंस आएगा यानी कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन, वो उनका वैल्यू जो आती है वो हमारे बराबर मिलता है। ठीक है, तो केसेस क्या होंगे, कैसे होंगे, तो परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ये समझ गए आप। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, हेड मतलब वन डायरेक्शन, वन क्या लाइन पे अगर आपका कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट बेटा जैसे होता है ना कि आपको मान लो पढ़ा दिया गया एक बार में नहीं आपका होता, तो उसको जो वीडियोज आपके होंगे वो डाउनलोड आप कर लिया करिए। ठीक है, अगर कोई चीज दोबारा आपको रिपीट करना है तो वीडियो को आप डाउनलोड कर लिया करिए। ठीक है, वहां से आपको दोबारा एक बार आप रिवाइज जब भी देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो एक दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि इतनी जल्दी आपको लिखने में थोड़ी सी इतना जल्दी लिख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, या तो आप लिखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लिखने के लिए आपको बुकों में भी चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा सा आपको पैटर्न अलग मिलेगा बाकी चीज़ें, बट ये है कि चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं आपका, जहाँ जैसे जो चीज़ें आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लिखना, तो वो आप लिख लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट तो हर चीज़ है, बट बहुत सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में आपको बुक में भी मिल जाती है, कुछ चीज़ें आपको बुकों में नहीं मिलती, जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसको एडिशनल आप चाहे लिख लिया करिए। ठीक, या बेटर है आप वीडियो आप क्या करिए, डाउनलोड कर लिया करिए और उसको बार एक बार दो बार देख के उसके बाद फिर आपके पास स्पेस हो तो ठीक है स्टोर रखिए, नहीं स्पेस है तो बाद में डिलीट कर दीजिए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, जैसा भी आप करना चाहते हैं।
हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, कि अगर आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, ठीक है, तो बोलते परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, मतलब सेम लाइन पे अगर दोनों पार्टिकल कोलाइड कर रही है तो, ठीक, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है बच्चा, HEAD, हेड ऑन कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक क्या हो गया आपका, हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बेस पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब परफेक्टली बेटा इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन की हम बात करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक किसकी बात करें हम लोग, हेड ऑन कोलिजन की बात करेंगे, तो कैसे होगा, क्या होगा, उसको जरा सा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस केस में अगर मान लो M1 M2 मास के दो बॉडीज हैं, इनिशियली वो बेटा U1 U2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, U1 U2 वेलोसिटी के से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तब उस केस में कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी V1 और V2 हो जाती है, क्या हो जाती है, V1 और V2 हो जाती है। तब उस केस में क्या होगा, जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, देखो हमने बोला था बेटा कि कोई भी कोलिजन होता है मोमेंटम सभी में कंजर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी केवल आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम लोग क्या मानते हैं, कंजर्व होता है, ठीक है। बट मोमेंटम सभी में कंजर्व होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के वहां से हम इक्वेट करते हैं, और फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अब वेलोसिटी आपको जो होता है, ठीक है, कोलिजन के बाद की कैलकुलेट की जाती है। तो हमने सपोज क्या कर लिया बेटा, देखो मान लीजिए दो बॉडी है, दो हम लोगों ने क्या लिया, दो ब्लॉक ले लिया, दो बॉडी हुआ, दो स्फीयर हुआ, ठीक है। एक का मास M1 है, वेलोसिटी U1 है, दूसरे का मास M2 है, वेलोसिटी U2 है। किसी को आगे पीछे दिखा सकते हैं हम लोग सपोज कर लेते हैं, मान लो बेटा ये हमने इसको M1 मान लिया तो ये U1 हो गया बेटा, ये M2 लिया तो इसको U2 लिया। अगर इसको M1 लेना तो U1 इसको कर लेना, M2 इसको लेना, U2 इससे कर लेना, जो भी है, ठीक है, उसको क्या कंजुगेट फॉर्म में लीजिएगा, 2 वाला एक साथ में या 1 वाला एक साथ में, ठीक। अगर ये कोलिजन हो रहा है, ठीक है, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन आपको दिखाई गई है, दिस इज बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है बेटा, ठीक है। ये कंडीशन हमारा जो हो रहा है वो हो रहा है बिफोर कोलिजन का, ठीक। अब कंडीशन अगर आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे, तो आफ्टर कोलिजन आपकी वेलोसिटी जो होगी चेंज हो जाएगी। ये हमने इसको माना था बेटा M1, तो ये वेलोसिटी सपोज है इसका V1 हो गया, ये हमने M2 का एज्यूम किया था, इसकी वेलोसिटी V2 हो गई। ये कंडीशन बन रही आफ्टर कोलिजन की, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज अप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या लीनियर मोमेंटम कह लेते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से जब आप बात करोगे, तो उस केस में जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग दिख रहा है बेटा ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे आएगा P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। यानी कि बिफोर कोलिजन वो जो मोमेंटम होगा वो आएगा बेटा M1 U1 प्लस M2 U2, ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2, चूंकि सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं दोनों, आपके पार्टिकल कैसे है, सेम लाइन पे, हेड ऑन कोलिजन होगा, डायरेक्शन आपका सेम सेम है, ठीक है। तो अंडरस्टूड है, डायरेक्शन सेम है तो सारे एक ही लाइन पे लाई करनी है, तो वहां पे आप वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत कंपल्सरी नहीं है, बट याद रखिएगा मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो उस केस में हम वहां पे डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन सेम सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो वहां पे कोई बात नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो उस केस में आपको वहां पे साइन को, ठीक है, कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा, दोनों का 1 वाला फैक्टर एक साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे M1 U1 है और यहाँ पे M1 V1 है, अगर इसको इस साइड में कर लें तो M1 U1 माइनस M1 V1, इसको इस साइड में कर लो तो M2 V2 माइनस M2 U2। देखो यहाँ कॉमन क्या है,
M1 ब्रैकेट में है U1 माइनस V1, U1 माइनस क्या है V1 इक्वल टू, यहाँ कॉमन V2 हो गया, यहाँ पे आ रहा V2 माइनस U2, V2 माइनस क्या आ गया आपका U2 के बराबर हो गया। ठीक, तो इसको एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं बेटा। अब बोला गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कंजर्व रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे आप बात करते हो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बेस पे बात करेंगे, तो बिफोर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि कोलिजन के पहले हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, आफ्टर हो जाएगा बेटा हाफ m1b1 स्क्वायर प्लस हाफ m2b2 स्क्वायर। इसमें से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वन देखो हाफ तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, सभी तरफ से हाफ कॉमन होके क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। इनमें से भी हम लोग क्या करते हैं, वन वाले फैक्टर को एक साइड में कर लो, टू वाले फैक्टर को एक साइड में कर लो, तो देखो हाफ 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 कैंसिल हो गया, बचा m1u1 स्क्वायर, m1u1 स्क्वायर इधर से आएगा माइनस m1b1 स्क्वायर, ये होगा उधर m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। ठीक है, देखो कॉमन यहाँ पे m1 आया बेटा, तो हो गया हमारा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे m2 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इसको बना लो इक्वेशन सेकेंड। अब हम थोड़ा सा यहाँ डायरेक्ट करेंगे, आप चाहिएगा तो रफ पे अपना पूरा एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बहुत रोल नहीं है। तो इसी को फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या करिए, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन्हीं को इक्वेट जब करते हैं तो यहाँ से v1 और v2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। v1 सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से आप डिवाइड कर लेना, तो वहां से एक रिलेशन मिलेगा, उससे इक्वेट करके आप v1 और v2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, आप कर लेंगे ना, इतना जितना तो कर लेगा, इस इक्वेशन में से डिवाइड करना है, m1 m1 m2 m2 कैंसिल होगा, ये ऊपर आएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और नीचे है u1 माइनस v1, तो ऊपर वाला लिख सकते हैं u1 माइनस v1 प्लस u1 प्लस v1। ठीक है, तो वहां से कन्वर्ट करके आप क्या करिएगा निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी हम डायरेक्ट लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को आप इक्वेट करेंगे, ये आपका काम है, घर पे कर डालिएगा, कैसी दिक्कत होगी तो बताएगा। ठीक, तो इसमें जब आपको सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, तो यहाँ से जो हमारा बेटा b1 की वैल्यू मिलती है, b1 की जो वैल्यू मिलती है, ठीक है, वो मिलेगा हमारा m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू v1 u1। ठीक है, m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपान m1 प्लस m2। देखो यहाँ पे v1 की जो वैल्यू मिलती है, v1 इक्वल टू आएगा m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 मतलब होता है बेटा पहली बॉडी की जो वेलोसिटी थी, ठीक, प्लस 2 इंटू m2 u2 सेकेंड बॉडी का मास इंटू सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी अपान टोटल मास ऑफ बोथ बॉडी, 2 m2 इंटू u2 अपान m1 प्लस m2। ठीक, तो ये चीजें आपकी होती है इस इक्वेशन में, डाटा रख के कोलिजन के बाद वेलोसिटी जो होगी फर्स्ट बॉडी का हम निकाल लेते हैं। तो v1 की वैल्यू हमारे इसको सॉल्व करने पाएगा बेटा m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपान m1 प्लस m2। ठीक, सिमिलरली इसी पैटर्न पे अगर हम लोग क्या या फाइंड करते हैं u2 की वैल्यू, सिमिलरली अगर v2 की वैल्यू आप फाइंड करते हो कोलिजन के बाद जो सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी v1 हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, यहाँ पे जब फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में आता है m2 माइनस m1, पहला वाला था v1 निकाला तो m1 माइनस m2 किया बेटा, अगर आप v2 निकालोगे तो m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2। अब सेकेंड का निकाल रहे हैं तो जैसे पहला निकाला इसी से कंपेयर कर लेना, पहला निकाला था यहाँ पे u1 लिखा, दूसरे वाले लिखेंगे तो यहाँ पे m2 u2 लिख लेंगे, प्लस वहां पे आता 2m2 u2, यहाँ पे होगा प्लस 2m1 u1 अपान m1 प्लस m2। अभी हमें याद करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं,
V2 की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ पे M2 माइनस M1 अपान M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू क्या U2 प्लस ठीक 2 M1 U1 अपान M1 प्लस M2। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, दोनों कंपेयर हम करते हैं, कैसे आप याद रखेंगे। जब हम लोगों ने ये इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, दोनों वैल्यू हमें मिल जाएंगी, ट्रांसफर करके जिसका निकालना होगा आप निकाल सकते हो। ठीक, अब इन दोनों में कैसे हम करेंगे, देखो लर्न करने का क्या तरीका है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होगा कि आप इक्वेट करेंगे, तो आपको फार्मूला रेडीमेड याद होना चाहिए। देखो बेटा कंपटीशन में आधी चीजें आपको रेडीमेड याद होनी चाहिए, तब जाके वहां पे हम लोग क्या टाइम टू टाइम कर पाते हैं। ठीक है, अगर वहां पे हर चीज सोचो हम ड्राइव करेंगे, इक्वेट करेंगे, तब उसके बाद करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उतना टाइम नहीं होता है कि चीज़ों को आप ड्राइव करेंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे तब लगाएंगे। आपका रेडीमेड होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके क्या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट आपको क्या क्वेश्चन रीड किया आंसर आपको आ जाने चाहिए। ठीक है, अगर सारे क्वेश्चन को पेन चला के आप सॉल्व करके उसके बाद करेंगे तो पॉसिबल नहीं होता बेटा कि एग्जाम में आप कर पाएंगे। तो इसलिए, और ये चीजें तभी पॉसिबल है जब जो भी यूनिट आप पढ़ते हो, जो भी चीज आप पढ़ते हो, उस पर जो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव हैं किताबों में, उनको आप सॉल्व कर ले। जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे दो चीजें फायदा, स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा आएगी, और उस पैटर्न पे जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आप लगा सकते हो। ठीक है, आप कहो कि हमने फार्मूला पढ़ लिया है, फार्मूला सारे हमारे रटे हुए, हम जाएंगे वहां पे सॉल्व करेंगे तब लगाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको आती हुई होंगी, उस टाइम पे आप नहीं कर पाओगे, उस टाइम पे आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और बेहतर ये है कि अब जो भी आपके पास टाइम बचा है, जितना भी आपने जैसे भी पढ़ा है, आप मार्केट में हर साल पेपर मिलते हैं, 10 ईयर्स पेपर मिलते हैं। ठीक है, आप उसको ले लीजिए। ठीक, एक सेट मतलब एक पेपर। ठीक है, आप अपना कोई भी टाइम ऐसा डिसाइड करिए 3 घंटे का, 3 घंटे टाइम आप निकाल लीजिए जिस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और उस 3 आवर्स में आप उस एक सेट को लगा डालिए। एक सेट को जब लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उस 3 घंटे में हम कर कितना पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हमारे उस 3 घंटे में 3 आवर्स में आपके सॉल्व हो रहे हैं, कितने उसमें एक्यूरेसी है क्या है, उससे आपको अपना लेवल मिलेगा बेटा। ठीक है, अब चूंकि ऑफलाइन चीज़ें हो नहीं रही हैं, सारी ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में बहुत चीज़ें नहीं हो पाती हैं। फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे अपना यहाँ रेगुलर क्लास लेते हैं, आपके यहाँ जो स्कूल में रेगुलर क्लास चल रहा था तब वो चीज़ें अलग थी। ठीक है, तो वो कंडीशन आपका होता है। फिलहाल जब वहाँ पे टेस्टिंग होती है तो ऑनलाइन ऑफलाइन होती है, तो आपको सामने टीचर खड़ा होता है कि आप कैसे कर रहे हो, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में होती है। अगर ऑनलाइन होती भी हैं तो आप कैसे कर रहे हो वहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक, तो फिलहाल मेहनत करिए, मेन है कि आपको क्या पढ़ना है बेटा, बिना पढ़े कोई शॉर्टकट नहीं होता कंपटीशन में। कंपटीशन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। बोर्ड में तो बिना आप लोग एग्जाम दिए पास हो जा रहे जो इस बार 12th में थे। ठीक है, ऐसा शायद पहली बार हुआ है। हाँ, ठीक है, कि बिना एग्जाम दिए बच्चा बोर्ड पास हो रहा है, वो भी 12th। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी होती हैं। फिलहाल आपको पढ़ना पड़ता है, कंपटीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जाम नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा, एग्जाम होगा तभी एडमिशन होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, आपको हर चीज़ यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। चलिए फिलहाल B1 हो गया बेटा, V2 हो गया, तो सिमिलरली यहाँ से हमने ये निकाल लेते हैं। हमने आपको क्या इसको लर्न करने का थोड़ा सा मेथड बता रहे थे। देखो, जब वैल्यू हम लोग B1 की फाइंड कर रहे हैं, B1 की फाइंड करेंगे तो पहला जो कंपोनेंट हमारा मिलेगा क्वेश्चन में M1 माइनस M2, ये माइनस है बेटा, यहाँ पे बीच में माइनस है थोड़ा सा। M1 माइनस M2 मतलब दोनों के मास का डिफरेंस, पहले वाले का मास माइनस दूसरे वाले का मास, अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। क्योंकि हम लोग कोलिजन के बाद पहले बॉडी की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सेकेंड बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ इनिशियल मास ऑफ, यानी कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी की है अपॉन टोटल मास। ऐसे बेटा कोलिजन के बाद जब दूसरी बॉडी की हम लोग वेलोसिटी फाइंड करेंगे, आफ्टर कोलिजन सेकेंड बॉडी की जब वेलोसिटी आप फाइंड करोगे, तो ये आ रहा है V2 की वैल्यू M2 माइनस M1। यहाँ था M1 माइनस M2 जब हम लोगों ने फर्स्ट का निकाला था। सेकेंड बॉडी का जब वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो M2 माइनस M1, जिसमें जिसका निकाले उसका मास माइनस पहले वाले का मास अपॉन टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी बिफोर कोलिजन। वहां पे था हम लोग फर्स्ट बॉडी का आफ्टर कोलिजन निकाल रहे थे, तो वेलोसिटी लिया था पहले कंपोनेंट के साथ, पहले फर्स्ट बॉडी का कोलिजन के पहले वाली वेलोसिटी। यहाँ सेकेंड वाले बॉडी का आफ्टर कोलिजन निकाल रहे हैं तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी बिफोर कोलिजन लेंगे।
+2 एम, वहां पे M2U2 था, यहाँ M1U1 अपान M1 प्लस M2 ले लेंगे। तो इस तरह से कंपेयर करके आप फार्मूले को लर्न रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाएंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। फार्मूला याद करने का बेस्ट मेथड है, आप उस पर क्वेश्चन अप्लाई करिए, क्वेश्चन अप्लाई करेंगे फार्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। और जब तक आप रटते रहेंगे तब तक उससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे, रटेंगे फिर भूल जाएंगे। तो बेटर आपका है कि वहां पे आपका क्या, उस पर एप्लीकेशन करिए, क्वेश्चन करिए, ऑटोमेटिकली फार्मूले आपको याद हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो ये तो केस आपका हो गया, क्या होगा कैसे होगा, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यही क्वेश्चन हो गया। अब इसी पे कुछ कंडीशन हमारे बनते हैं बेटा, इस पे कुछ हमारे कंडीशन बनते हैं, उस कंडीशन पे भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा हम कंडीशन को देख लेते हैं क्या होगा। कंडीशन ये बनता है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दोनों बॉडी के मासेज आपके अभी अलग अलग लिए हैं, दोनों जो बॉडी लिए हैं ना उनके मास हम लोग कैसे लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं। मास बोथ बॉडी का आपका कैसा है, आपका डिफरेंट है। एक सेकंड बेटा, चलिए देखिए। तो दोनों बॉडी का मास बेटा हम लोगों ने अभी डिफरेंट डिफरेंट लिया है, ठीक। सेकेंड थिंग हमारा बनता है कि अगर दोनों बॉडी के मासेज हमारे सेम सेम हो जाए, इसमें कुछ कंडीशन स्पेसिफाई हम करते हैं। अगर दोनों के बॉडी के मासेज की वैल्यू हमारी कैसी हो जाए, सेम सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो लोग बोलते हैं, यही लिख लें बेटा, यहां से हम बना लेते हैं, जब जो नहीं आएगा फिर उधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक। केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग, केस फर्स्ट, इफ मास ऑफ, इसको इक्वेशन अच्छा फर्स्ट सेकंड बनाया था, इसे हम थर्ड बना ले रहे हैं, इसे फोर्थ बना ले रहे हैं। इफ मास ऑफ बोथ बॉडीज आर इक्वल, दोनों बॉडी का मास बेटा अगर हमारा इक्वल इक्वल है, दोनों बॉडी के जो मास है वो सेम सेम है। इफ मास ऑफ बोथ बॉडीज आर इक्वल, ठीक है, दोनों बॉडी का जो मास आपका दिया गया है वो सेम सेम है, बराबर बराबर है। तो कंडीशन क्या होगा जरा देखेंगे। इक्वल यानी कि M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू कितना हो, M, M1 की वैल्यू M2 के बराबर हो, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाए बेटा, M के बराबर होगा। M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू आपका M हो, तो सिचुएशन क्या बनेगा, ध्यान देना जरा। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम रखते हैं, देखो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से इक्वेट करेंगे, जरा वैल्यू हम रख के आपको बताते हैं बेटा। देखो M1 और M2 बराबर हो गए, तो ये दोनों जब M1 माइनस M2, M माइनस M जीरो, और जीरो में से किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, और डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल जीरो, तो ये फैक्टर पूरा जीरो हो जाएगा। यानी जब V1 की वैल्यू आप निकालोगे तो V1 की वैल्यू ये फैक्टर पूरा बेटा M1 माइनस M2 M माइनस M जीरो, तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया। अब जीरो हो गया, यहाँ बचा क्या, 2, M2 की जगह पे M ले लिया, M इंटू U2 अपान M1 प्लस M2। यानी कि जो वैल्यू हमारी आएगी कोलिजन के बाद, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते बेटा, तो V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, V1 की जो वैल्यू आएगी इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा। अगर M1 और M2 हम लोग आपस में बराबर रख देते हैं, M1 और M2 को वैल्यू क्या बराबर रखते हैं, तो यहाँ बचा कितना देखो, 2M इंटू U2, यहाँ U2 बच रहा है ना, अपान हो गया बेटा 2M, 2M क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट यार। देखो M2 की जगह पे हम रख दिया, M1 और M2 की जगह पे M रख दिया, तो नीचे भी 2M ऊपर भी 2M, 2M कैंसिल हुआ, यानी V1 की जो वैल्यू हो गई वो U2 के बराबर हो गई, V1 की जो वैल्यू हो गई वो U2 के बराबर हो गई, ठीक है। एंड V2 बराबर, एंड V2 की जो वैल्यू लिखेंगे अब यहां से, इस क्वेश्चन से करो, M2 माइनस M1, तो ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया ना। अब यहां से बचेगा क्या, 2M इंटू U1, 2M इंटू U1 अपान ये भी अब M2M हो जाएगा, तो अब की बार भी 2M कैंसिल हो गया, मतलब U1 के बराबर हो गया। दैट इज V2 की जो वैल्यू आ रही है वो U1 के बराबर, और V1 की वैल्यू हो गया U2 के बराबर। यानी पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी दूसरे को मिल गई, दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी पहले, यानी कि यहाँ पे कहते हैं दैट इज आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, ठीक है, यही लिख लेते बेटा। दैट इज आफ्टर कोलिजन both bodies both bodies interchange
देयर वेलोसिटीज। ठीक है, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी आपस की वेलोसिटी क्या करती है, इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, यानी कोलिजन में या ऐसे कह देते हैं ड्यूरिंग कोलिजन बोथ बॉडी इंटरचेंज देयर वेलोसिटी, आपस में वापस वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, उनका क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। पहले वाले बॉडी का वेलोसिटी दूसरे वाले को मिल जाता है और दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी पहले, यानी जिसका पहला u1 था ये इसका हो जाता है v2 के बराबर, जो u2 था ये बेटा v1 के बराबर, यानी u1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो v1 की वैल्यू v2 के बराबर, v2 की वैल्यू u1 के बराबर, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। अगर ए बी के टाइम में करोगे तो ए की वेलोसिटी जो कोलिजन के पहले थी वो बी वाले को मिल जाएगी, कि बी की वेलोसिटी जो होगी वो ए वाले को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट आप लेते हैं सेकेंड। अब वहां नहीं स्पेस है, इसको हम यहाँ इरेज करेंगे बेटा। ये सेकेंड लेते हैं। अगर बेटा पहली वाली बॉडी, ठीक है, जो हमारी है, ठीक है, इफ मैसिव पार्टिकल कोलाइड विथ लाइट बॉडी, मतलब पहली वाली बॉडी m1 जो है उसकी मास बहुत ज्यादा हो और m2 का मास बहुत कम हो। ठीक है, बोलते हैं इफ मैसिव, ठीक है, प्रोजेक्टाइल कोलाइड विथ लाइट बॉडी, इफ मैसिव प्रोजेक्टाइल कोलाइड विथ लाइट बॉडी, यानी कि दैट इज m1 मच ग्रेटर देन m2। m1 की वैल्यू, इसकी बॉडी बहुत बड़ी हो या वाली छोटी हो, जैसे ट्रक है और जा रहा है, एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट था उससे टकरा गया। ठीक है, तो बेटा ट्रक जब टकराएगा एक छोटी सी किसी ऑब्जेक्ट से, तो ट्रक की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होता, वो अपनी वेलोसिटी चलता जाएगा, लेकिन जो छोटी वाली ऑब्जेक्ट होगी उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यानी ट्रक का दूना हो जाता है। तो कैसे होगा जब देखेंगे, इस केस में हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अब डायरेक्ट करेंगे बेटा, ठीक, क्योंकि अपने पास स्पेस भी नहीं है, टाइम भी कम बचा हुआ है। तो कंडीशन क्या होता है यहाँ से हम लोग दिखाएंगे। अगर ऐसा सिचुएशन लेते तो इन्हीं क्वेश्चन है, फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ हम डायरेक्ट लिखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से हम कंपेयर करेंगे बेटा। देखो ये बॉडी अगर बहुत बड़ी है और ये बॉडी बेटा बहुत छोटी है, तो जब टकराएगा ना तो बड़ी वाली बॉडी की वेलोसिटी कोई अंतर नहीं आएगा, वो अपनी वेलोसिटी से चलता जाएगा। जैसे एक ट्रक जा रहा था, मच्छर से टकरा गया, तो ट्रक की वेलोसिटी कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे क्या होता है, जो v1 की वैल्यू होती है वो रिमेन्स, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी, जो बड़ी वाली बॉडी रहेगी वो वैल्यू बढ़नी, उसी वेलोसिटी चलता रहेगा, यानी कि e1 के बराबर हो जाएगा। तो v1 इक्वल टू u1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बड़ी वाली जो हैवी बॉडी है उसकी वेलोसिटी पे कोई भी हमारा अंतर नहीं आता है, कोई आपकी चेंजेस नहीं होती बिग बॉडी पे। ठीक है, लेकिन जो स्मॉलर बॉडी होता है बेटा, जो स्मॉलर बॉडी आपका होता है वो, उसकी वेलोसिटी जो होती है, अगर वो रेस्ट में होता है तो इस बिगर बॉडी के डबल की वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन अगर वो भी ऑलरेडी मूव कर रहा था तो v2 की वैल्यू आएगी 2u1 माइनस u2। v2 की जो वैल्यू आती है यहाँ पे, एंड v2 इक्वल टू 2 क्या, u1 माइनस u2, 2u1 माइनस u2 हो जाता है। अगर u2 की वैल्यू पहले मान लो ये रेस्ट में थी, ये बहुत बड़ी बॉडी थी, ये रेस्ट में थी, तो सीधे v2 की वैल्यू 2u1 के बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, एक कंडीशन हमारी और बनती है, फिर कल हम बाकी करेंगे। अगला होता है लाइट प्रोजेक्टाइल कोलाइड विद द वेरी हैवी बॉडी, वेरी हैवी टारगेट बॉडी। तो बोला जाता है इफ लाइट प्रोजेक्टाइल, तीसरा कंडीशन हम बनाते हैं, थर्ड केस, थर्ड, इफ लाइट मतलब हल्की, इफ लाइट प्रोजेक्टाइल मतलब जो मूव करते हुए आ रही है बॉडी उसकी तरफ, प्रोजेक्टाइल इज कोलाइड विथ वेरी मैसिव, मैसिव मतलब हैवी, वेरी मैसिव बॉडी, किसी मैसिव बॉडी, इसका मतलब अब की बार है m2 मच ग्रेटर देन बेटा m1 है। m2 की वैल्यू बहुत बड़ी है और m1 की वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बेटा, ठीक है, m2 बहुत बड़ा है
एक ट्रेन खड़ी हुई थी, पीछे से साइकिल से ले जाके आपने भिड़ा दिया। ट्रेन खड़ी थी, पीछे से साइकिल से ले जाके आप उसमें टक्कर मार दी, तो ट्रेन पे कुछ असर पड़ेगा? नथिंग। जैसा है वैसा चल रहा होगा तो उसी स्पीड से चलता रहेगा, रुका होगा तो रिमेंस रुका रहेगा। या घर में जाके आप टकरा जाओ तो ऐसा थोड़ी घर हिल जाएगा या भाग जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैसिव बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि जो आपका V1 की वैल्यू होगी, V1 की जो वैल्यू होगी लाइट बॉडी पे क्या होगा, जिस वेलोसिटी जाके टकराएगा उसी वेलोसिटी से वापस चला आएगा। तो V1 की वैल्यू होती है जो बेटा V1 की वैल्यू -U1 के बराबर हो जाता है। और प्लस अगर वो सेकंड बॉडी मूव करे तो +2U2 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो V1 और V2 लिखेंगे ना टक्कर के बाद, तो V1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे बेटा, V1 की वैल्यू हो जाएगी, फ्रॉम यहाँ भी लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, V1 की जो वैल्यू होती है माइनस जो वेलोसिटी होगा। जैसे जब अब ये बॉडी बहुत हैवी है, हमने यहाँ से कोई लाइट बॉडी फेंका, टकरा के वो वापस आएगी, टकरा के वापस आएगी, जिस वेलोसिटी से टकराएगी उस वेलोसिटी से आएगी। लेकिन अगर ये बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी उसमें जुड़ जाती है बेटा। तो ये आएगा -U1 +2U2। मतलब अगर सेकेंड बॉडी मूव कर रही हो तो, और नहीं कर रही है तो सीधे V1 = -U1 हो जाएगा बेटा। एंड V2 की वैल्यू क्या होगी? V2 मतलब जो हैवी बॉडी है, V2 की वैल्यू बेटा वो रिमेन्स वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। मतलब ट्रेन चल रही होगी तो चलती जाएगी, रुकी होगी तो रुकी रह जाएगी, V2 = U2 हो जाता है। तो पॉइंट से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये कंडीशन आपका होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। क्या कंडीशन बनती है, क्या कैसे होगा, अभी हम लोग को इसमें बचा हुआ बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और फिर उसके बेस पे डिफरेंट कंडीशंस हमारी जो बनती हैं, ठीक है। तो अभी एक पीरियड और इसमें लगेगा, ठीक है। तो कल ये लगभग हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे कोलिजन को, ठीक। तो इतना आप कर डालिएगा, बाकी रिमेनिंग हम लोग कल करते हैं बेटा, ठीक है। बट थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह आप करते रहिए, ठीक। चलिए कल फिर से मिलते हैं।